इस बार हम लोग हर चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हें करेंगे। और थ्योरेटिकली चैप्टर को एक बार वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे। आपके अगर कोई डाउट है तो वो, वरना मैं वापस से आपके पूरे चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस इसकी बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जो हिस्सा डिलीट हो गया है, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब। और लास्ट में क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये काफी बड़ा और लंबा हिस्सा था आपके चैप्टर का, ये आपके सिलेबस से जो है डिलीट कर दिया है। तो जो हिस्सा आपके सिलेबस में बचा है, एक तो आपका एनिमल हस्बेंड्री ये है, और जो अपना चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस जिसमें भी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ये आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करना शुरू कीजिए। जब आपके डाउट ओवर हो जाएंगे तो मैं आपको ये चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा पूरा। चलिए अपने डाउट पूछिए। अपने अपने डाउट कमेंट करो बच्चों। कृष्णा को कोई डाउट नहीं है? हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? तो आई थिंक बेटा ये जो तुमने टॉपिक पूछा है ना, ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया है मनीष। ये शायद तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। हाँ जी, ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो वो पूछो। अपने अपने डाउट्स कमेंट करो। चलिए तो अब एक काम करता हूँ, आप लोग डाउट नहीं ले रहे तो मैं ही इस पूरे एक बार चैप्टर को थोरो करवा देता हूँ। तो देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो खाने पीने की चीजें हमें, जिन भी रिसोर्सेस, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, खाने पीने की चीज हमें इनसे ही तो मिलती है। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी वैरायटी को, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अगर देखें तो इंडिया, जो कि इतना बड़ा देश है हमारा, जिसकी पॉपुलेशन
बहुत ज्यादा है। इतने सारे लोगों की जो मील है, जो उनकी डाइट है, जो डेली रिक्वायरमेंट है खाने की, उसे पूरा करना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो यहाँ सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को पूरा ही नहीं कर रहे, बल्कि बेटर बना रहे हैं, अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एटसेट्रा। ये सभी चीजें एक इंडिविजुअल अपने बॉडी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज में लेता है। इसके अलावा अगर बॉडी में किसी तरीके का डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी इन्हीं चीजों का सहारा जो है वो लिया जाता है। अब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एटसेट्रा, ये सभी हमारे लिए जरूरी चीजें जो हैं, ये हमें या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो खेत वगैरह से जो भी फल, सब्जियां, अनाज, ये सब जो ग्रो होता है, या तो इनसे हमें मिलती हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारे जानवर हैं, चाहे वो आपकी काऊ हो, शीप हो, या फिर जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो हो, या बी मधुमक्खी हो, इन सभी से किसी ना किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें ये सभी चीजें मिलती हैं। तो इंडिया जहां बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एक साल में ग्रो किया जाता है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जहां एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना होगा इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो हमारे किसान हैं, जो एग्रीकल्चर, जो की खेती बाड़ी करते हैं और सभी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आते हैं। ये सभी को, हम सभी को पता लग गया लॉकडाउन के अंदर, सारी इंडस्ट्री सब कुछ बंद ठप पड़ गया था, पर आपने देखा होगा कि वही जो सब्जी थी, जो अनाज था, है ना, फ्रूट्स वगैरह, ये सभी अवेलेबल थे, क्योंकि भाई बाकी सभी चीजें तो एसेसरीज हैं, पर ये जो चीज है खाने पीने की, ये नेसेसरी, ये जरूरी है। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में हम लोगों को जो है बताया गया है। क्रॉप क्या है? जब एक लार्ज स्केल पर सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाए और उन्हें कल्टीवेट किया जाए, बढ़ाया जाए, उन्हें, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, जब फसल पक जाए तो उन्हें काट करके अच्छे से स्टोर किया जाए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस जो है हमने उसको क्रॉपिंग नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, सबसे पहला टॉपिक ये आता है। कुछ सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट, इनसे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एग्जाम में कि कोई भी 2 या फिर 3 कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने वाले प्लांट्स का नाम बताइए। इसी तरीके से पल्सेस जैसे कि ग्राम चना जो होता है, या फिर मटर, या फिर काला जो ब्लैक ग्राम जिसको उर्दू हम लोग बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसे मूंग कहा जाता है, पिजन पी जिसे अरहर की दाल, और लेंटिल जिसे मसूर की दाल कहा जाता है, ये प्रोटीन रिच होती है, इनसे हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है। और कुछ ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सीसम ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ऑयल जो है वो बच्चों फैट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इस मतलब फैट चाहिए, पर एक क्वांटिटी के बाद में फैट जो है हमारे बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, जिससे कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ता है। इसीलिए सुना होगा
आपके घर वाले कहते हैं कि जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं उन्हें अवॉइड करो, क्योंकि ऑयल जिसमें होगा ज्यादा उसमें फैट जो है वो भी ज्यादा है ना। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही नहीं, जो हमारे कैटल्स जो मवेशी हैं उनके लिए भी हम लोग फोडर, हम लोगों के लिए तो क्रॉप है तो फूड कह देते हैं, और कैटल्स के लिए क्रॉप आप ग्रो करते हैं तो उसे फूडर कह देते हैं। चाहे बरसीम हो, ओट्स हो, सडान ग्रास हो, ये सभी जो है कैटल्स की रेयरिंग के लिए यूज में की लिए जाने वाले प्लांट्स हैं, और इनकी भी बच्चों क्रॉपिंग होती है, इनको भी लार्ज स्केल पर ग्रो कराया जाता है। जो अलग अलग क्रॉप्स हैं इनको अफेक्ट, या क्रॉप की जो यील्ड है, यील्ड का मतलब पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स की यील्ड को अलग अलग फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लाइमेट, आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे खरीफ एंड रबी क्रॉप अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती है। आप खरीफ क्रॉप को रबी सीजन में ग्रो नहीं कर सकते, और रबी को आप खरीफ सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। फिर टेम्परेचर, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, कितना ज्यादा तापमान है। इसके अलावा फोटो पीरियड, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और पीरियड का मतलब है टाइम, कि भाई आपने जो क्रॉप ग्रो की है उसको कितना ज्यादा सनलाइट मिली है, क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा फ्लावरिंग, जो प्लांट में फ्लावर जो खिलता है उसके लिए भी लाइट, सनलाइट ही रेस्पॉन्सिबल। तो इसके बेसिस पर इंडिया में हम लोग खरीफ एंड रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में कल्टीवेट की जाती हैं, जो कि लगभग जून टू अक्टूबर माना जाता है। और पर आपने बच्चों देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो रेनी सीजन है ये भी अब वेरी करता है, बारिश बहुत कम होती है, थोड़े से समय के लिए होती है ना। तो इसका भी जो ड्यूरेशन है वो आजकल चेंज हो गया है। रबी क्रॉप को हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, अप्रोक्सीमेटली नवंबर टू अप्रैल। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। रबी के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। आप देखोगे मूंगफली, या फिर जो मटर है वो आप विंटर सीजन में ही देखते हैं, है ना। समर सीजन में तो जो मटर मिलती है वो तो पैकेट के अंदर जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको स्टोर करके रख दिया जाता है ओल्ड एज में, है ना। तो ये सब जो है आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है कि किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव करने के लिए तीन अलग अलग स्टेजेस डिवाइड की गई हैं। एक है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, एक क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और एक क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। ये तीनों ही बच्चों आपके सिलेबस से इस साल हटा दिए गए हैं, जो कि आपके चैप्टर का काफी बड़ा हिस्सा था। तो इस चैप्टर में इस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास में आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल्स का, जिसमें आप एक लार्ज स्केल पर, एक बहुत बड़े एरिया में जो वैल्यूएबल एनिमल्स हैं जिनसे आपको कोई फायदे की चीज मिलती है, उन एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, उन्हें हम लोग पालते हैं। इसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें हम लोग जो है फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे कि उनका जो नंबर है वो बढ़ाया जा सके, और अल्टीमेटली इसका फायदा आप ही को होना है ना। तो पर ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड मैनर में किया जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अनाज ग्रो करने से इतने ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन को की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल हस्बेंड्री में
हम लोग को बच्चों 4 टाइप की एनिमल रियरिंग पढ़नी है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग। सबसे पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग की। कैटल फार्मिंग 2 पर्पसेस के लिए की जाती है, एक मिल्क और दूसरा है आपका ड्रॉट। देखो मिल्क का मतलब दूध वगैरह, ठीक है, चाहे आपको दूध हो, दही हो, घी हो, है ना, छाछ हो, ये सब अल्टीमेटली आपको मिल्क से ही मिलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल से आपको मिलते हैं। और दूसरा जो ड्रॉट बताया वो लेबर पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है, काम काज के, जैसे कि अगर खेती बाड़ी में भी आपको करना है तो खेत जोतना पड़ता है, उसकी टिलिंग की जाती है, उसके लिए आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो बुल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या इरिगेशन मेथड के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और कार्टिंग या फिर जैसे कि हॉर्स कार्टिंग होती है, घोड़ा गाड़ी, उसके लिए आप घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बुल कार्ट जो होता है बैलगाड़ी, उसमें आप बुल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कैमल कार्ट जो ऊंट गाड़ी होती है उसमें आप कैमल का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा काम इनका ये है, ठीक है। इंडिया में जो 2 सबसे मेजर स्पीसीज हैं जिनसे हम लोग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं, वो है काउ एंड बफलो। बफेलो काउ, जिसका काउ का बायोलॉजिकल नाम जो है वो है बॉस इंडिसस। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, पूछा जा सकता है। और जो बफलोज हैं उनका बायोलॉजिकल नेम है बॉस ब्यूबालिस। बॉस ब्यूबालिस। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उन्हें आप डेयरी एनिमल्स भी कह सकते हैं, या मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल्स भी हम लोग इन्हें कह सकते हैं, जो कि जनरली ऑब्वियस सी बात है फीमेल्स ही होती। मेल्स को तो जनरली एज अ ड्रॉट लेबर इस्तेमाल में लिया जाता है। मिल्क प्रोडक्शन एक तो लैक्टेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड जिसके दौरान आपका एनिमल आपको मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे साल एक एनिमल जो है मिल्क प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको मिल्क प्रोवाइड करता है, जब वो अपने ऑफस्प्रिंग, अपने छोटे बेबी को जन्म दे देता है, उसके कुछ महीनों तक वो मिल्क प्रोवाइड करता है। तो लैक्टेशन पीरियड पर जो है डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनिमल की रेयरिंग करना चाहते हैं। अगर आप लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा दें तो सीधी सी बात है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपकी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटर क्वालिटी ऑफ केटल्स की रेयरिंग करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स, बाहर से विदेशी जो ब्रीड लाए गए हैं इंडिया में, उनकी बात करें जैसे कि जर्सी या फिर ब्राउन स्विस, इनका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। और अगर कुछ लोकल ब्रीड्स हमारे इंडिया की ही ब्रीड्स की बात करें जैसे कि रेड सिंधी, सहीवाल, इनका लैक्टेशन पीरियड तो कम है, पर इनमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का रिप्रोडक्शन आपस में करवाते हैं, जिससे जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, बीमारियां भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो कैटल्स की हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, कैटल्स जहां रह रहे हैं, इनका जो शेल्टर है, वहां हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूसली कैटल्स जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज करते हैं, जिन्हें लगातार साफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आपका कैटल भी हेल्दी रहेगा और ज्यादा वो आपको मिल्क प्रोड्यूस करके देगा। इसके अलावा कैटल्स को साफ रखना, उनके हेयर्स को साफ रखना, उनको बाथ, उनको नहलाना, अगर कोई
पैरासाइट उनकी बॉडी पर मौजूद है तो उस पैरासाइट को हटाना, जहां वो रह रहे हैं वहां प्रॉपर वेंटिलेशन का होना, सर्दी गर्मी बारिश इन सब से प्रोटेक्शन हो, और जिस जगह वो रह रहे हैं वहां स्लोप होना चाहिए, जैसे कि चाहे यूरिन हो या सॉलिड वेस्ट हो, ये फ्लो डाउन हो जाए, गिरे जमीन पर तो बहता हुआ नीचे आ जाए, ताकि जिस जगह वो कैटल आपका रह रहा है वो सूखी रहे। फूड की अगर हम लोग बात करें तो इनकी फूड के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक तो मेंटेनेंस जो कि एनिमल को हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है, और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, डाइट ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो हेल्दी तो रहे ही, इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी करे। तो इसके लिए हम लोग एक एनिमल को, जो एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग में यूज दे रहे हैं, उसकी डाइट में रफेज फाइबर या फिर कॉन्सेंट्रेट्स जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ये हम लोग उन्हें देते हैं। इसके अलावा इन कैटल्स को बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो इनके लिए हम लोग जो है इनको वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर एक्टोपैरासाइट या बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट मौजूद है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं। या अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे बैक्टीरिया या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए भी दवाइयां हैं, और इनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो कैटल फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम लोग बच्चों मुर्गी पालन, हैन जो है उसको रेयर करते हैं दो कारणों के लिए, एक तो एग्स अंडों के लिए, और दूसरे जो है बच्चों को हम लोग मीट के लिए यूज में लेते हैं। जो एग लेयरिंग एग प्रोड्यूसिंग हैंस हैं उन्हें हम लोग लेयर्स बोलते हैं, और ब्रॉयलर्स बोलते हैं उन्हें, जिन्हें हम लोग मीट के लिए रेयर करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब बेटर ब्रीडिंग जो है बनाने के लिए, इंडियन ब्रीड जैसे कि असील और फॉरेन ब्रीड जैसे कि लेगहॉर्न, इनका क्रॉस करा करके हम लोग बेटर क्वालिटी ऑफ हैन को प्रोड्यूस करते हैं। इनसे फायदा ये होता है कि जो इम्प्रूव्ड या जो हाइब्रिड है वो ज्यादा से ज्यादा जो है चिक्स प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। ब्रॉयलर जो है वो छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं तो बच्चों उन्हें खिलाना पिलाना कम पड़ता है। इसके अलावा इनके अंदर टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर गजब की होती है, वरना गर्मियों में ये जो मुर्गियां होती है मर जाती है ज्यादातर। मेंटेनेंस, हाइब्रिड जो अब बन रहे हैं उनका मेंटेनेंस कम है। इसके अलावा जो साइज है एग का वो घट गया है, और जो नंबर है एग्स का वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनकी डाइट वगैरह जो है वो भी काफी सस्ती पड़ती है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की बात करें तो ये बच्चों ब्रॉयलर्स जिनसे आप चिकन, मतलब जिन्हें खाने के लिए यूज में लेते हैं मीट फॉर मीट पर्पस, ये प्रोटीन विटामिन रिच होते हैं, फाइबर बहुत सारा होता है इनके अंदर। और जो ब्रॉयलर्स हैं जो एग ले करते हैं आपके, सॉरी जो एग लेयरिंग है आपकी लेयर जिनको आप बोलते हैं, इनमें प्रोटीन भी होता है और फैट भी जो है वो काफी ज्यादा होता है, और स्पेशली विटामिन ए एंड के बहुत ज्यादा होते हैं। विटामिन के बच्चों हेयर फॉल, बालों के लिए आपने सुना होगा या देखा होगा घर में आपके मम्मी या फिर कोई अगर बालों पर एग लगा दे, वो इसलिए क्योंकि एग के अंदर विटामिन के प्रेजेंट होता है जो कि हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, हेयर को स्मूदी बनाता है। इसके अलावा ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है इसमें भी बहुत सारी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जैसे कि एक तो बीमारियां, वायरस बैक्टीरिया फंगाई पैरासाइट ये सभी। इसके अलावा जहां आप उन्हें रख रहे हैं वहां प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे मीट हो चाहे एग हो,
इसे हम लोग खाने के लिए ही इस्तेमाल में ले रहे हैं। अगर वो गंदा होगा, साफ नहीं होगा, तो जिससे बीमारियां जो है आगे इंसानों तक पहुंचेंगी। और सीधी सी बात है, अगर इनके थ्रू बीमारियां होंगी तो कोई इन्हें खाना ही नहीं चाहेगा, तो प्रोडक्शन कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपका पोल्ट्री फार्म। इसके बाद है फिश प्रोडक्शन। मछली, फिश जो कि प्रोटीन रिच है बहुत ज्यादा। प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया, सबसे जो सूटेबल डाइट है वो है आपका फिश। फिश की अगर हम लोग बात करें तो एक तो इनकी रियरिंग नेचुरल रिसोर्सेज में की जा सकती है। जैसे कि एक पॉन्ड है, तालाब है जिसमें फिश वगैरह रहती है, आप बस वहां जाइए और दाना वगैरह डालिए और फिश जो है उसको कैप्चर कीजिए, जिसे आप कैप्चरिंग फिश फिश कह सकते हैं। दूसरा आपका फिश फार्मिंग है, या जिसे फिशरी कहा जाता है, जिसमें आप एक आर्टिफिशियल इंडस्ट्री में फिशेस की रेयरिंग करते हैं, इन्हें खाना वगैरह देते हैं, इनकी ब्रीडिंग की जाती है, और जब ये वेल ग्रो कर जाती हैं, अच्छी खासी ग्रो कर जाती हैं, तब इन्हें आगे बेच दिया जाता है। तो ये जो फिशरी है, ये बच्चों दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी मराइन फिशरी, और एक है आपकी इनलैंड फिशरी। मराइन फिशरी जो कि कोस्टल एरियाज में की जाती है। मराइन का मतलब होता है सॉल्टी, सलाइन वाटर, नमकीन पानी, जो कि ऑब्वियसली आपके ओशियंस का होता है। तो जो बहुत पॉपुलर मराइन फिश हैं जिनकी रियरिंग की जाती है, पेम्परेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डाइन या बॉम्बे डक। मराइन फिश में करते क्या है, जो सी या ओशियन जहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जहां फिशेस वगैरह काफी ज्यादा पाई जा सकती हैं, वहां पर हम लोग नेट, जाल बिछा देते हैं। इस जाल में मछलियां फंस जाती हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है इन नेट्स के अंदर जो एग है, अंडे जो हैं फिशेस के, वो भी ट्रैप हो जाते हैं। तो अंडा हो तो हम लोग उसे आर्टिफिशियल मीडियम में रख करके उसको रेयर ग्रो करने लगा देते हैं, और अगर फिशेस हो तो हम लोग उन्हें आगे सेल कर देते हैं। ये जो मराइन फिशेस हैं, जो इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी बहुत ज्यादा है, इनमें मुलेट, बेट्सकी, पर्ल्स या प्रॉन्स, ये सब हैं जिनको आप बेच करके पैसा कमा सकते हो, सिर्फ खाने पीने के पर्पज के लिए नहीं। आप जैसे कि पर्ल, मोती, सीधी सी बात है, आपने मोती का तो पता ही है कितना महंगा बिकता है। तो इसके लिए हम लोग पर्ल इंडस्ट्री भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें ऑयस्टर, जो आपके पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, इनकी रियरिंग की जाती है। दूसरे आपके इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरी फ्रेश वाटर फिशेस की रियरिंग है, जो कि कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स या फिर रिवर्स, यहां हम लोग करते हैं। यहां पर हम लोग राइस क्रॉप जो है, चावल, धान, जैसे आपने अगर सुना हो, पढ़ा हो कि चावल जो है उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पूरा खेत पानी से भरा रहता है, उसके अंदर चावल को लोग ग्रो करते हैं। तो जब वो पानी वहां पर है ही, तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए कि वहां पर फिशरी भी की जाए, पानी तो भरा ही रहेगा। तो राइस क्रॉप या पैडी क्रॉप जो है, उसके साथ में हम लोग फिशरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ फ्रेश वाटर फिशरी फिशेज जिनकी फिशरी हम लोग करते हैं, जैसे कि कतला, रोहू, मृगाल, ठीक है, या फिर क्रैब्स, इनकी जो है फिशरी की जाती है। खाने के लिए जनरली ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे जो जू प्लैंक्टन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटी छोटी मछलियां जो है, वो दी जाती हैं इन बड़ी फिशेस को खाने के लिए। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फूड है वो भी दिया जाता है। फिशरीज में भी काफी परेशानी आ सकती हैं, जिनमें से एक परेशानी है मॉनसून के टाइम पर जो आती है, कि भैया ये जो फिश है, ये पूरे 12 महीने ब्रीडिंग नहीं करती,
ये ओनली मॉनसून पीरियड में ही ब्रीडिंग करती हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है इनके एग लेइंग के लिए, ताकि हम लोग आगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ सीड, कि चलो फिशरी एग तो आपको मिला, पर वो एग जिस फिश का है वो फिश की क्वालिटी जनरली पुअर हो। कहने का मतलब ये है कि आपको बेटर क्वालिटी की फिशेस जो है वो रेयरली आपको मिलती है। ठीक है, आखिरी बच्चों अपने पास में इसमें है बी कीपिंग, जिसे आप एपीकल्चर भी नाम दे सकते हैं। बी जनरली, एक तो बी कीपिंग जनरली जो हनी है उसके लिए की जाती है। इसके अलावा वैक्स मोम जो है वो भी हमें बी कीपिंग का ही साइड प्रोडक्ट है। जनरली बी कीपिंग फार्मर्स करते हैं अपने ही खेत के आसपास, क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, जो मधुमक्खी है शहद तभी बनाएगी ना जब आसपास प्लांट्स हो, उनमें फ्लावरिंग हो रही हो, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट कर रही हो। तो जब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप जो है उसको ग्रो कर रहे हैं, तो आपने अपना पैसा तो लगाया है क्रॉप को ग्रो करने में, फ्लावरिंग भी होगी उसमें अल्टीमेटली, तो क्यों ना एज अ साइड बिजनेस बी कीपिंग भी कर ली जाए, क्योंकि आपका जो फ्लावरिंग होगी उसी की हेल्प से मधुमक्खियां जो है वो नेक्टर कलेक्ट करेंगी, हनी बनाएंगी। तो हनी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों के पास में कुछ लोकल वेराइटीज है इंडिया की, जैसे कि एपिस कैरिना इंडिका, जिसको इंडियन बी भी कहा जाता है, या एपिस डॉर्सेटा जिसको रॉक बी बोलते हैं, या एपिस फ्लोरी जिसे लिटिल बी कहा जाता है। एक इटालियन बी वैरायटी है, बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है, एपिस मेलिफेरा। इसकी जो यील्ड प्रोडक्शन है हनी का वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और जो इटालियन बीज हैं इनका जो डंक है, स्टिंग जो है, वो भी काफी कम या कम जहरीला या फिर कम पेनफुल होता है। बी कीपिंग में हम लोग आर्टिफिशियल हनी कॉम्स बनाते हैं, जिनके अंदर केमिकल्स, जिनको फेरामोन्स बोलते हैं, ये केमिकल्स फेरामोन्स डाले जाते हैं। इन्हीं फेरामोन्स, इन्हीं केमिकल्स की स्मेल की वजह से जो मधुमक्खियां होती हैं वो इन आर्टिफिशियल हनी कॉम्स के अंदर आकर के रहने लगती है फेरामोन्स की वजह। आसपास इनकी क्रॉप्स वगैरह होती है, ये जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करते हैं, फिर से आपके आर्टिफिशियल हनी कॉम में आते हैं और वहां आकर के इस हनी और वैक्स को स्टोर करते हैं। तो आपकी हनी का क्वालिटी किस तरीके का होगा ये डिपेंड करता है कि आसपास जो क्रॉप्स हैं उनका फ्लावरिंग पीरियड कितना है, उस फ्लावर में नेक्टर जो है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, और ये सब टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हनी बीज जो है बच्चों पॉलिनेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपने पढ़ा होगा एक फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो हनी भी जब जाकर के किसी फ्लावर पर बैठती है तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब ये दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेगी इसकी स्टिग्मा पर, ये पोलन ग्रेन्स जो है गिर जाते हैं। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर हो गए, और पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने के बाद में आगे का प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का है, उससे आपका सीड तैयार होता है और सीड से एक नया प्लांट जो है वो बनता है। मतलब अल्टीमेटली हनी बीज प्लांट्स के रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 15। किसी का बच्चों कोई डाउट रह गया हो तो डाउट एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। और अगली क्लास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
फिर से एक एक चैप्टर को थॉरो करेंगे। मैं आपको वापस से प्रॉपर और डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का दूंगा। आप लोगों को बस पहले से पढ़ के आना है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इस बार जो है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से हम लोग फिर से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों। सिलेबस में हमारे जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट हो, आप लोग उसे पढ़ के आइएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स अपने सिलेबस में है, मैं उनका प्रॉपर एक बार वापस से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आप लोग अपने डाउट्स भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और बच्चों, आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये साल आपका जैसा भी निकला हो, पर मेरी विशेष आपके लिए यही है कि आप जो आने वाला आपका साल है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। जो भी माहौल है वो माहौल चेंज हो जाए, बीमारी जो है वो दूर हो, और आप सभी सेफ एंड साउंड रहें, ठीक है। चलिए हैप्पी न्यू ईयर, और अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास